नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्राचीन कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में इंसानी दिमाग की ताकत और उसकी गहराई को दिखाती है। ओडियसियस की महायात्रा। ये महज किसी राजा के घर लौटने की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक बहुत ही शानदार अध्ययन है कि कैसे आपकी कुशाग्र बुद्धि आपके शारीरिक बल से कहीं अधिक शक्तिशाली हथियार बन सकती है। यह सफर हमें सिखाता है कि जब प्रकृति और देवता दोनों ही आपके खिलाफ हो जाएं, तो जीवित बचने के लिए असल में क्या करना पड़ता है। तो इस महायात्रा के मुख्य पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे ट्रॉय के चतुर विजेता से, फिर देखेंगे पोसाइडन का भयंकर क्रोध, उसके बाद राक्षस, जादू और मृत्यु के खौफनाक दौर से होते हुए इथाका में गहराते संकट पर बात करेंगे, और अंत में राजा की अंतिम वापसी देखेंगे। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पूरे 20 साल, मतलब ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। पहले 10 साल तो एक भीषण ट्रोजन युद्ध में ही निकल जाते हैं, और उसके बाद घर लौटने के प्रयास में समुंदर में भटकते हुए पूरे 10 साल और लग जाते हैं। 20वें वर्ष में जाकर कहीं इथाका वापसी संभव हो पाती है। ये सच में धैर्य की एक अकल्पनीय परीक्षा थी। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, ट्रॉय का चतुर्विजेता। अब ट्रोजन हॉर्स के बारे में तो लगभग सबने सुना ही होगा। वो विशाल लकड़ी का घोड़ा। सोचने वाली बात यह है कि जहां बड़ी बड़ी तलवारें और सेनाएं पूरे 10 साल तक ट्रॉय की मजबूत दीवारों को नहीं भेद पाईं, वहां ओडिशियस के दिमाग ने कमाल कर दिया। उसने कोई बल प्रयोग नहीं किया, बल्कि एक विशुद्ध सामरिक धोखा रचा, और बिल्कुल यही चीज उसे महज एक योद्धा से ऊपर उठाकर एक मास्टरमाइंड के रूप में स्थापित करती है। लेकिन जीत के बाद असल में हुआ क्या? यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, पोसाइडन का भयंकर क्रोध। आप देखिए, ओडिसियस और उसके साथी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। वे एक विशालकाय, एक आंख वाले राक्षस साइक्लॉप्स पॉलीफेमस के द्वीप पर थे, और सबसे बुरी बात, वो समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा था। जब इस क्रूर दानव ने साथियों को सचमुच खाना शुरू कर दिया, तो ओडिसियस ने अपनी जान बचाने के लिए एक अचूक 3 चरणीय रणनीति अपनाई। उसने पहले दानव को शराब पिलाई, उसके नशे में धुत होने पर उसकी इकलौती आंख को एक नुकीले डंडे से अंधा कर दिया, और फिर गुफा से बड़ी ही चतुराई से बच निकला, एकदम किसी एस्केप रूम के मास्टर की तरह। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गुफा से भागते समय बस एक पल के अहंकार में आकर ओडिसियस ने अपना असली नाम चिल्लाकर बता दिया। सच कहूं तो ये एक बहुत ही घातक चूक थी। इसी नाम का इस्तेमाल करके पॉलीफेमस ने अपने पिता पोसाइडन से ओडिसियस को दंडित करने की प्रार्थना की, और बस इसी एक छोटी सी गलती ने आगे की पूरी यात्रा को खतरनाक तूफानों और अंतहीन मुसीबतों में झोंक दिया। और इन मुसीबतों का स्तर क्या था, ये हम अगले भाग में देखेंगे। राक्षस, जादू और मृत्यु। ये टेबल देखिए। यहाँ हर नए खतरे के सामने एक बिल्कुल अलग रणनीति की जरूरत थी। जैसे सर्किस नाम की जादूगरी ने आदमियों को सूर्य में बदल दिया, तो देवता हर्मीस की मदद से उस जादू को पलटना पड़ा। फिर आई साइरन, जिनकी मोहक आवाज सीधे मौत के घाट उतार देती थी। उनसे बचने के लिए साथियों के कानों में मोम डाला गया, और ओडिसियस ने खुद को जहाज के मस्तूल से कसकर बंधवा लिया। फिर 6 सिर वाले राक्षस स्किला का जानलेवा रास्ता आता है, और अंत में कैलिप्सो द्वीप, जहां वो 7 साल तक कैद रहा। ये सब साफ साबित करता है कि महज तलवार घुमाने से बचना एकदम असंभव था। इतना ही नहीं, आगे की यात्रा के लिए जरूरी जानकारी जुटाने की खातिर ओडिसियस को अंडरवर्ल्ड यानी सीधे पाताल लोक तक जाना पड़ा। वहां उसने मृतकों की आत्माओं से बात की ताकि भविष्य के खतरों का ज्ञान प्राप्त कर सके। जिंदा रहते हुए मृत्यु के क्षेत्र में कदम रखना, ये सचमुच असाधारण साहस की बात थी। खैर, जबकि ओडिसियस समंदर में लड़ रहा था, घर पर क्या चल रहा था, ये देखते हैं भाग 4 में, इथाका में गहराता संकट। 100 से भी अधिक। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन लालची और सत्ता के भूखे लोगों की संख्या है जो इथाका के महल में कब्जा जमाए बैठे थे। पूरे 10 साल बीत चुके थे, और उन्होंने मान लिया था कि राजा अब मर चुका है। इसलिए वे लगातार रानी पेनेलोपी पर विवाह का दबाव बना रहे थे, ताकि किसी तरह राजगद्दी हथिया सकें। लेकिन पेनेलोपी भी आखिर ओडिसियस की ही पत्नी थी, एक शानदार रणनीतिकार। उसने शर्त रखी कि जब वो अपने ससुर के लिए बुना जा रहा कफन पूरा कर लेगी, तभी किसी को चुनेगी। अब चाल ये थी
कि वो दिन में कफन बुनती और रात के अंधेरे में उसे उधेड़ देती। बिना कोई हथियार उठाए इस चतुर रणनीति के दम पर उसने 100 से अधिक आदमियों को अनिश्चित काल तक बेवकूफ बनाए रखा। कमाल है ना। और फिर आता है वो बहुप्रतीक्षित समय, भाग 5, राजा की अंतिम वापसी। पूरे 20 वर्षों के भयंकर संघर्ष के बाद ओडिसियस आखिरकार इथाका लौट आता है, लेकिन वो सीधे महल पर धावा नहीं बोलता। इसके बजाय वो एक भिखारी का वेश धरता है। ये रूप उसे बिना किसी शक के अपने ही महल में घुसने और दुश्मनों की ताकत का सही अंदाजा लगाने का मौका देता है। बाहर से वो एक फटेहाल भिखारी था, लेकिन अंदर से वो इथाका का राजा था, जो अब अपने अंतिम और सबसे बड़े प्रतिशोध के लिए पूरी तरह तैयार था। इसी बीच पेनेलोपी ने एक आखिरी शर्त रख दी। उसने ओडिशियस का भारी भरकम धनुष निकाला और घोषणा की कि जो भी इसे झुकाकर बाण चला सकेगा वो उसी से विवाह करेगी। अब ये एक बिल्कुल असंभव प्रतियोगिता थी, लेकिन अनजाने में ही सही पेनेलोपी ने उस भिखारी के वेश में छिपे राजा के लिए एकदम परफेक्ट मंच तैयार कर दिया था। और फिर वो पल आ ही जाता है। महल में मौजूद एक भी लालची इंसान उस धनुष को हिला तक नहीं सका, लेकिन जब उस फटेहाल भिखारी की बारी आई, उसने बिना किसी मुश्किल के बड़ी आसानी से प्रत्यंचा चढ़ा दी। उसी पल उसका वो वेश उतर गया और असली ओडिशियस सबके सामने आ गया। फिर उसने अपने बेटे के साथ मिलकर सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया और पूरे 20 साल बाद अंततः अपना परिवार और अपना राज्य वापस पा लिया। तो ट्रोजन हॉर्स से लेकर साइक्लॉप्स की गुफा तक और पेनेलोपी के उस बुने हुए कफन से लेकर भिखारी के वेश तक, इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या ओडेशियस की ये शानदार जीत केवल शारीरिक ताकत का प्रदर्शन थी, या फिर ये एक तेज दिमाग और कभी न टूटने वाले धैर्य की जीत थी? इस बारे में जरूर सोचिएगा